Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 11 science we are going to continue our chapter 9 mechanical properties of solids. The topics that we are going to cover are first is 9.3 stress and strain and second is 9.4 Hooke's law. So first we will start with our topic 9.3 stress and strain. So what is stress and strain? Stress means whenever you apply any force on an object, the property of that object by giving force back is considered as stress. And what is strain? The change in size or whatever change in that object, when the object changes its shape from the original shape, then it will suffer from some strain. So let us see first what stress is. Stress, I said that whenever you apply force on any object, the property of that object for restoring its original shape is stress. Means the restoring property of any object per unit area or per unit time is called stress. अभी स्ट्रेस का टाइप्स देखते हैं तो स्ट्रेस का फर्स्ट टाइप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव, सॉरी नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, compressive. Compressive stress. So compressive stress में क्या होता है कि suppose we have taken here a cylinder. Now when we apply a force on both the side of cylinder, means we try to compress the cylinder. Means suppose this is a chalk. Imagine this is a cylinder. What I am doing is I am applying force from upward and downward direction, from this direction this, and I am pushing this cylinder inside. Means I am pushing this cylinder from inside. When you apply this compressive stress, the cylinder will try to regain its original position and the direction in which the cylinder will apply force is outwards. मतलब कि जब हम ऐसे इसको दबाने जाएंगे तो ये सिलेंडर अपनी ओरिजिनल जो शेप है उसे फॉर्म करने के लिए बाहर की तरफ फोर्स करेगा. जब हम दबाएंगे तो वो थोड़ा ऐसे अंदर दब जाएगा, लेकिन जब वो रीगेन करने की कोशिश करेगा तो वो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, तब वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है. तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. और स्ट्रेस की जो फॉर्मूला जो होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ए. मतलब जितना हम उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो बाहर की तरफ फोर्स करेगा अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने के लिए. सो एफ बाई ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस. और स्ट्रेस की यूनिट क्या है? स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट इज Newton meter inverse square. Okay, so this is the unit, or we can also call it as or Pascal. अभी स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी? तो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी m l इनवर्स इंटू t इनवर्स is the dimension of the stress. So stress की मैग्नीट्यूड होगी F डिवाइडेड बाई A. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डेफिनेशन के हिसाब से स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड होगी F डिवाइडेड बाई A. स्ट्रेस की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो से पास्कल. और उसकी जो डायमेंशन है वो एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर. भी ये तो थी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की. अभी हम दूसरा भी एक स्ट्रेस का टाइप होते हैं जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. तो टेंसाइल स्ट्रेस का भी सेम ही है.
टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि फोर्स अप्लाइड, मतलब ये जो हमारी फिगर है, ये जो हमने फिगर है, इस पे हम जब ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे इसे कंप्रेस करने के लिए, तो फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो दो साइड्स है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इन दो पर्टिकुलर एरिया का, इसका अलग इसका अलग, उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब कि क्या कि अगर हम एक दूसरा सिलेंडर लेंगे ऐसे, कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम इसे अंदर की तरफ दबा रहे थे, टेंसाइल स्ट्रेस में हम इसे बाहर की तरफ पुल करेंगे। जब हम इसे ऐसे पुल करेंगे तो वो अंदर की साइड फोर्स लगाएगा अपना ओरिजिनल जो साइज है वो गेन करने के लिए, तो फोर्स जो होगा वो अंदर की साइड होगा, इसका जो खुद का फोर्स होगा वो अंदर की साइड होगा। हम बाहर की तरफ इस चौकों में ऐसे ऐसे पुल करूंगी तो ये तो टूट जाएगा, लेकिन इस सिलेंडर को जब मैं बाहर की तरफ दोनों साइड से पुल करूंगी तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट रिगेन करने के लिए अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। सो ये है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस का भी सेम ही है ये सब कुछ, मतलब स्ट्रेस का ऑल ओवर जो ये जो डायमेंशंस ऐसा यूनिट और ये जो हमने निकाली है वो स्ट्रेस की है, वो दोनों टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे अप्लाई करेगा। ठीक है, अब भी हम स्ट्रेस, जब स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेन भी होता है, तो हम देखेंगे अभी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होगा कि जब आप कभी, ये जो सिलेंडर हमने लिया है वो लेंथ L का है, ठीक है, लेंथ L, जब हम इसे पुश या पुल करेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। सपोज इसे मैं पुश कर रही हूँ तो ये इतना सिलेंडर को जब मैं पुश करूँगी तो वो इतना छोटा शायद हो जाएगा, अंदर की तरफ दबेगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, डेल्टा L। सो इसका मतलब क्या है कि longitudinal strain means the change in length of the original object and the change that is applied to this object, its length become delta L. So इसकी फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे कि longitudinal strain is equals to delta L divided by L, means change in shape of object divided by original shape of the object. इसे हम, ये आपके बुक के हिसाब से हमारा इक्वेशन 9.2 है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन द ऑब्जेक्ट शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस के और भी टाइप्स होते हैं। अभी तक हमने टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखा। अभी हम एक और टाइप देखेंगे जिसे हम कहते हैं टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। ये है शियरिंग, कह सकते हैं हमें SH, स्टीयरिंग और टेंजेंटियल स्ट्रेस। तो शियरिंग या टेंजेंटियल स्ट्रेस क्या है? So as a result of applied the tangential force, there is a relative displacement delta x between opposite faces of the cylinder as shown in figure। अभी मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे हमें फिर से एक सिलेंडर लेना होगा। ये मेरे पास एक सिलेंडर है। तो अज्यूम करो कि आप इस सिलेंडर को ऊपर से इस तरफ धक्का मारे हो, मतलब आप इसको मोड़ना, ऐसे टेढ़ा करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो जब वो फोर्स अप्लाई करोगे आप, तो ये स्ट्रेस से गुजरेगा, तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे
शीयरिंग स्ट्रेस, मतलब कि इसको आप ऊपर नीचे अभी नहीं खींच रहे हो, इसको आप टेढ़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब इसे आप टेढ़ा करोगे तो यहाँ से आप इस तरफ फोर्स अप्लाई करोगे। तो जब इस तरफ फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जिस स्ट्रेस से गुजरेगा उस स्ट्रेस को हम कहते हैं शीयरिंग और टेंजेंटियल स्ट्रेस। अभी जब शीयरिंग और टेंजेंटियल स्ट्रेस आता है तो सेम टेंजेंटियल स्ट्रेन भी आएगा। कैसे कि ये तो सिर्फ हुई फोर्स की बात की, जब हम फोर्स करते हैं तब ये सफर करता है, लेकिन जब हम फोर्स करेंगे तो ये अपना शेप भी चेंज करेगा। मतलब हम ऊपर से इसे टेढ़ा करने का ट्राई करेंगे तो ये टेढ़ा होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। तो हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे दिखाने के लिए कि पहले सिलेंडर कैसा था। तो पहले ये सीधा था, जब हमने इसको फोर्स अप्लाई किया तो ये हो गया टेढ़ा। तो जब ये टेढ़ा हुआ तो उससे हम कहेंगे टेंजेंटियल स्ट्रेन। ठीक है, टेंजेंटियल स्ट्रेन मतलब क्या कि इसका जो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स के बराबर है। पहले इसकी पोजीशन सपोज थी एक्स, चेंज होने के बाद इसकी पोजीशन हो गई डेल्टा एक्स। सो टेंजेंटियल स्ट्रेस इज relative displacement of between the force opposites of the that force face of the cylinder as shown in this figure. Now we'll derive the equation for shearing stress. The equation for shearing stress is defined as ratio of this relative displacement per द लेंथ ऑफ सिलेंडर। मतलब टेंजेंटियल स्ट्रेस की जो इक्वेशन होगी वो रेशियो होगा उसके डिस्प्लेसमेंट और उसकी लेंथ का। इसकी लेंथ एल मैंने जैसे आपको बताई थी। तो जब टेंजेंटियल फोर्स होगा ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ओरिजिनल और चेंज्ड ऑब्जेक्ट का डेल्टा एक्स, और उसकी लेंथ एल ही रहेगी। ये अभी इसे हम टेढ़ा मोड़ रहे हैं इसलिए लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके डिस्प्लेसमेंट में ही चेंज आएगा। तो टेंजेंटियल स्ट्रेस की इक्वेशन क्या हो गई, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय द लेंथ, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ये था टेंजेंटियल स्ट्रेस। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। कैसे, ये देखो, ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे देखोगे आप, ये दिस इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अभी इस पे आप टेन थीटा अप्लाई करोगे, क्या होगा, डेल्टा एक्स इज दिस इज अवर डेल्टा एक्स, और ये जो है वो हमारी लेंथ है। टेन थीटा की इक्वेशन क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सॉरी नॉट दिस इज अवर लेंथ, दिस इज अवर लेंथ। सो टेन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल, और टेन थीटा इज नथिंग बट टेंजेंटियल स्ट्रेन। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंटियल स्ट्रेन। एक दूसरा भी ऐसा एग्जांपल है कि सपोज ये बुक मेरे पास है, अभी इसको जब मैं ऐसे पुश करूंगी ऐसे या ऐसे, देखो ये बुक है, अभी इसको मैं हाथ से ऐसे करूंगी तो ये नीचे का जो मुड़ गया इसने अपना शेप चेंज कर लिया। सो ये भी एक एग्जांपल है टेंजेंटियल स्ट्रेन का। अभी हम आएंगे एक और टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ। पहला स्ट्रेस है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सो इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक स्पॉन्ज बॉल का। स्पॉन्ज बॉल आप सब ने देखा ही होगा और आप उसके साथ खेले भी होंगे। तो हम स्पॉन्ज बॉल का एग्जांपल लेंगे। सपोज ये है हमारा एक स्पॉन्ज बॉल। अभी इसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी इस पूरे के पूरे बॉल के वॉल्यूम पे
फोर्स लगाएगा, मतलब पानी पूरे बॉल के सभी साइड से उसके अंदर चला जाएगा। तो जब पानी इस पूरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तब ये ऑब्जेक्ट जिस स्ट्रेस से सफर करता है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे स्ट्रेस आएगा। फोर्स जो है, पानी जो फोर्स लगाएगा इस पूरे के पूरे बॉल के वॉल्यूम पे लगाएगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस में जब पानी पूरे के पूरे बॉल को अपने अंदर, मतलब पानी पूरा बॉल के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं कि इस पार्ट में गया इस पार्ट में गया, ये पूरे के पूरे बॉल के अंदर पानी भर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इसने कवर कर लिया, मतलब कि पानी प्रेशर कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट पे। सो इसे हम कह सकते हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड है जो बॉल का, दैट इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक प्रेशर। तो इसे हम कह सकते हैं कि वाटर अप्लाइज प्रेशर, मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या है कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस मीन्स पानी पूरे के पूरे बॉल के अंदर चला जाता है, मतलब वो पूरे बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा, जो वो फोर्स पूरे बॉल पे पूरी वॉल्यूम पे अप्लाई करेगा उसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक प्रेशर, मतलब जो फोर्स पानी अप्लाई कर रहा है उसे हम प्रेशर कहेंगे। अभी जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन भी आता है, तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रेन आएगा उसे हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। Volume stress in the sense the strain that is produced by hydraulic pressure of the water on the object is called volume strain। जैसे मैंने कहा कि जब पानी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो उसे हम प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर कह सकते हैं। तो जब ये हाइड्रोलिक प्रेशर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा तो जो स्ट्रेन वो सफर करेगा उसे हम वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। और वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ चेंज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। डेल्टा वी मतलब जब ये आपका ऑब्जेक्ट पानी में नहीं होगा तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा वी है वो चेंज्ड वॉल्यूम और ये वी है वो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी एक नोट करने वाली बात ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ आपने स्ट्रेस देखे, जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, फिर टेंसाइल स्ट्रेस है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस है, ये जो सारे स्ट्रेस है उसके जो एसआई यूनिट्स और मैग्नीट्यूड और डायमेंशंस जो है उन सभी की वैल्यू सेम होती है। लेकिन स्ट्रेन के केस में क्या होता है कि स्ट्रेन के केस में ना ऑब्जेक्ट पूरा अपना शेप और वो जो है वो बदल लेता है, तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होता और कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। इसलिए स्ट्रेन के केस में देयर इज नो एसआई यूनिट, नो मैग्नीट्यूड एंड नो स्ट्रेन, व्हाइल इन द केस ऑफ स्ट्रेस the value of SI units, the value of magnitudes and the value of its dimension are same for all the types of stress. So ये थे different types of stress and strain. Now we'll move to our next topic which is Hooke's law. So Hooke's law is our topic 9.4. स्टेबल लॉ, हुक्स लॉ। तो जैसे कि आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन में देखा कि एक डायमेंशन लेस है तो स्ट्रेस इज हैविंग डायमेंशन व्हाइल स्ट्रेन इज नॉट हैविंग डायमेंशन। सो ये दो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हुक है उसने एक ऐसा लॉ निकाला कि उस लॉ के बेसिस पे उसने स्ट्रेन और स्ट्रेस को एक दूसरे पे डिपेंडेंट करवाया। और वो लॉ क्या था कि
Hooke proposed a law, Hooke's law, as we discussed in previous topic of stress and strain. I told you that stress has magnitude, dimensions and SI unit, while strain does not have any magnitude or SI unit or any dimension. So they both are not related to each other. But Hooke scientist proposed a law in which he explained that the stress and strain are dependent or related to each other. According to Hooke's law, Hooke proposed that the stress is directly proportional to the strain, or we can say that stress is equals to K multiplied by strain, and here K is the proportionality constant, and this equation is your equation 9.6. मतलब हुक ने क्या दिखाया अपने लॉ के हिसाब से कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के इनटू स्ट्रेन वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो दिस वाज द लॉ दैट इज प्रपोज्ड बाय हुक, एंड दिस is also called as the modulus of elasticity. Modulus of elasticity. This K, which is proportionality constant, is also known as modulus of elasticity. So this was the law proposed by Hooke, in which he says that stress is directly proportional to strain. Now one thing to note is that the law that Hooke proposed is valid for many materials, but not all the materials. There are also some material that does not exhibit this linear relationship of Hooke's law. So this is our topic 9.4 Hooke's law. Now we'll cover another topic in our next video. That is it for today. Thank you.